नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए एक नया चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट जो प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित है, पादप कारिकी से संबंधित है, उसमें अंतिम पार्ट 5, 6, 7 और 8 ये हमने पढ़ लिए थे। 9वां पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे वो है एंजाइम। इसके बाद में पादप कारिकी से संबंधित ही तीसरी यूनिट है जिसमें 4 और पार्ट दिए गए हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम एंजाइम के बारे में पढ़ें उससे पहले कुछ सामान्य बातें जो हैं वो एंजाइम के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, उनको ध्यान में रखेंगे। हम पादपों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पादप कारिकी की बात कर रहे हैं। पादप कारिकी यानी पादप का शरीर जो है वो बना होता है जीवित कोशिकाओं से। अब ये कोशिकाएं जो हैं जिनको हम पादप कोशिका कह सकते हैं, एक पादप कोशिका जो है या कोई भी जीव की हम बात कर लें, चाहे ये जो है वो सभी जीवों से संबंधित है, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो, सभी के अंदर ये चैप्टर एक तरह से लागू होता है जिसमें हम एंजाइमों की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं वो उन्हें जीवित बनाती हैं, और एक जीवित जीव की जो कोशिका है उसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जो वो निरंतर चलती रहती हैं। अब ये जैविक क्रियाएं जो चलती रहती हैं जिनको हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं, उन्हीं के कारण से जीव जो है वो लगातार जीवित बना रहता है। इन जैविक क्रियाओं का रुक जाना मतलब उस कोशिका की या उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो एक जीव जो है उसके जीवित बने रहने के लिए उसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं का होते रहना जरूरी है। अब जीवों में ये जो जैविक क्रियाएं होती हैं इनमें विभिन्न तरह के पदार्थ बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। इस आधार पर इनमें होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं इनको हम जैविक पथ भी कहते हैं। जैविक क्रियाएं जो हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, या जैविक क्रियाओं को हम 2 श्रेणियों में विभेदित कर सकते हैं। एक होती हैं उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं जो हैं इनमें सरल अणु या सरल यौगिक जो हैं वो जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, यानी छोटे छोटे सरल अणु जो आपस में मिल जाते हैं उनसे बड़े जटिल अणुओं का निर्माण होता है। सरल अणु आपस में बंध बनाते हैं। मिलते कैसे हैं? जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज का एक अणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां आपस में जुड़ गए, बहुत सारे जैविक ग्लूकोज अणु आपस में जुड़ गए तो स्टार्च का या ग्लाइकोजन का अणु जो है वो बन जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया है वो उपचयी क्रिया कहलाती है। तो उपचयी क्रिया का सीधा सा मतलब क्या होगा? ऐसी जैविक क्रिया जिसमें सरल अणु मिलकर जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन क्रियाओं में रासायनिक बंधों का निर्माण होता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या इनमें ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं या पथ जो होते हैं वो कहलाते हैं अपचयी पथ या अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं जस्ट इनसे उलट हैं। इनमें जटिल यौगिक जो हैं वो टूटते हैं, उनमें जो बंध पाए जाते हैं उन बंधों का टूटना होता है और उससे सरल यौगिक बनते हैं, यानी इस क्रिया में बंध का अपगठन होता है या बंध टूटते हैं और इस क्रिया में बंध का निर्माण होता है। बंध के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उपचयी क्रियाओं में ऊर्जा की जरूरत होती है। बंध के टूटने पर ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, तो इन क्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। अब एक जीवित कोशिका में ये उपचयी और अपचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। कुछ उपचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, कुछ अपचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। इन जैविक क्रियाओं को एक साथ मिलाकर एक शब्द दिया जाता है जिनको कहा जाता है उपापचयी क्रियाएं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो पादपों में, पादप कोशिका में या किसी भी जीवित कोशिका में हमेशा विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। ये उपापचयी क्रियाएं जो हम केवल जीवित कोशिका में होती हैं, जीवित कोशिका से बाहर जो खुला वातावरण है उसमें नहीं होती हैं। सामान्यतः इनको हम लैब में नहीं करवा सकते हैं। अब जीवित कोशिका में ऐसा क्या होता है जिसके कारण से वहां पर ये उपापचयी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं? तो इसका मतलब जीवित कोशिकाओं में कुछ विशेषता होती है जिसके कारण से उपापचयी क्रियाएं केवल वहीं पर होती हैं, और वही विशेषता जो है वो उनमें क्या है? एंजाइम। जीवित कोशिकाओं में कुछ इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो इन उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और उन्हीं की उपस्थिति में, उन पदार्थों की उपस्थिति में ही वो जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संचालित होती हैं।
वे पदार्थ सामान्यतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और वो किसी भी जैविक क्रिया को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसे चलाए रखने का काम करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम एंजाइम कहेंगे। तो इस पाठ में हमें एंजाइम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम प्रोटीन को परिभाषित करें तो प्रोटीन की परिभाषा जो है वो इस तरह से लिखी जाती है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन नहीं, एंजाइम जो है उनकी परिभाषा हम देखते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी इनकी प्रकृति जो है वो प्रोटीनियस नेचर की होती है या ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक के पदार्थ या यौगिक जो जीवित कोशिका चाहे वो पादप की हो, चाहे प्राणी की हो, या चाहे कोई एक कोशिकीय जीव की हो, बहुकोशिकीय जीव की हो, जीवित कोशिका में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। रसायन विज्ञान में आप ये पढ़ते हैं, उत्प्रेरक जो किसी भी क्रिया को प्रेरित करता है या नियमित करता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को जो प्रेरित करे या उत्प्रेरित करे वो जैव उत्प्रेरक हो गया। तो जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है वही क्या है, एंजाइम कहलाता है। तो एंजाइम की ये परिभाषा है, जरूर से आपको ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा ये है। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में जैव उत्प्रेरक का कार्य करें, यानी जीवित कोशिका में होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अब इसके बाद में इसमें हम एंजाइम के गुण, एंजाइम किससे प्रभावित होता है वो, और फिर उसके बाद में एंजाइम की जो क्रिया विधि है उसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एंजाइम से संबंधित कुछ खोज वगैरह से संबंधित जो इतिहास रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पढ़ेंगे। उनको भी आप जरूर से याद रखोगे, क्योंकि कुछ छोटे क्वेश्चन, 1 नंबर के प्रश्न वगैरह जो हैं वो कई बार उसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो एंजाइम के इतिहास में यदि हम देखें तो कुछ विशिष्ट वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, उनको उसी के अनुसार जो है वो आप ध्यान में रख लें। सबसे पहले इनमें नाम आता है बर्जीलियस का। बर्जीलियस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की थी। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले पहचान करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, बर्जीलियस। प्रश्न ये आता है, एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान किसने दिलाई या जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान किसने की, वो वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक जो हैं वो हैं बुकनर। बुकनर ने सबसे पहला एंजाइम खोजा था या खोज की थी किसकी, एंजाइम की। और इन्होंने ये एंजाइम जो खोजा था वो पादप कोशिका में नहीं खोजा था, वो खोज उन्होंने की थी यीस्ट कोशिका में। यीस्ट कोशिका में जाइमेज नामक एंजाइम की सबसे पहले इन्होंने खोजे की थी। तो इसको भी जरूर से ध्यान में रखोगे, ये भी महत्वपूर्ण है। एंजाइम के खोजकर्ता बुकनर थे, इन्होंने यीस्ट कोशिका में जाइमेज एंजाइम की खोजे की थे। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक का नाम इनमें आता है एंजाइम के इतिहास में, वो है कुहने। कुहने ने इन्हें एंजाइम नाम दिया था। तो एंजाइम नाम सबसे पहले इसे किसने दिया था, कुहने ने। पहले इनको बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक कहा जाता था। बर्जीलियस ने इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा था, एंजाइम नाम कुहने ने दिया था। तो एक ये भी ध्यान में रखोगे। और एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे सुमनर। सुमनर या समनर जो है वो इन्हें कहा जाता है। समनर जो है वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था, यानी जीवित कोशिका से बाहर एंजाइम को इन्होंने प्राप्त किया। तो इस रूप में सीधा सा ये ध्यान में रखें, एंजाइम का क्रिस्टलीकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, सुमनर। और इन्होंने जिस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था वो एंजाइम था यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम को इन्होंने सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया और यह बताया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन प्रकृति की पहचान जो है वो भी सुमनर ने ही की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो भी दिया गया था। तो ये 4 वैज्ञानिक जो हैं, खासतौर से बुकनर और समनर जो हैं
उनको जरूर से ध्यान में रखोगे। खोजकर्ता बर्जीलियस, जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले पहचान बर्जीलियस ने ही की थी, लेकिन वास्तविक रूप से बुकनर ने खोज की थी एंजाइम की, और इन्होंने जो एंजाइम खोजा था वो था यीस्ट कोशिका में जाइमेज एंजाइम। कुहने ने इसे एंजाइम नाम दिया और सुमनर ने एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। जिस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया वो था यूरिएज। तो इन दो एंजाइमों को ध्यान में रखोगे। जाइमेज पहला एंजाइम जो खोजा गया था वो था, और यूरिएज ऐसा पहला एंजाइम था जिसका क्रिस्टलीकरण किया गया था, और प्रोटीन प्रकृति के बारे में भी सुमनर ने ही बताया था। इसके बाद में हम आगे इसमें पढ़ते हैं एंजाइम के संरचना, किस प्रकार के बने होते हैं एंजाइम अणु। अब एंजाइम संरचना की यदि हम बात करें तो उसके लिए ध्यान में रखें कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए अणु होते हैं। सारे एंजाइम सारे प्रोटीन जो है वो एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एंजाइम जितने भी हैं वो जरूर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन जरूर होते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन जो है वह एंजाइम का काम करते हैं कोशिका में, लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ अप्रोटीन अणु जो हैं वो भी एंजाइम का काम करते हैं। तो अप्रोटीन एंजाइम का उदाहरण जो है वो जरूर ध्यान में रखना है। हालांकि एंजाइम संरचना में प्रोटीन प्रकृति को ध्यान में रखकर हम चलेंगे। अप्रोटीन एंजाइम जो है वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम में एंजाइम का काम करता है और ये प्रोटीन से नहीं आरएनए से बना होता है। तो इसमें आरएनए जो है वो राइबोजाइम एंजाइम की तरह से काम करता है, और ये आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए के जो टुकड़े करता है वो एंजाइम है। तो आरएनए को छोटे टुकड़ों में बदलने वाला एंजाइम राइबोजाइम जो है वो आरएनए से बना होता है, यानी अप्रोटीन प्रकृति का एंजाइम होता है। इसको अलग अपवाद के रूप में ध्यान में रख लें। बाकी ये ध्यान में रखें एंजाइम की संरचना में कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं। अब एक सक्रिय एंजाइम अणु की हम बात करें तो उसे नाम दिया जाता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम यानी ये पूर्ण एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम भी इसको कहते हैं। अब एक होलो एंजाइम अणु जो है वो बना होता है दो चीजों से मिलकर। होलो एंजाइम में एक तो होता है उसका प्रोटीन भाग, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन भाग, और इसको नीचे लिख देते हैं। एक तो इसका प्रोटीन भाग होगा और दूसरा जो है वो होगा इसमें अप्रोटीन भाग। सामान्य रूप से देखा जाए तो एंजाइम में मुख्य भाग जो है वो उसका प्रोटीन भाग ही होता है। जैसे हम ये मान लें कि ये एक एंजाइम अणु है तो इसमें ज्यादातर भाग जो है इसका प्रोटीन भाग ही है, लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रकार के अणु जो है वो इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ये इसका अप्रोटीन भाग है। प्रोटीन भाग जो है इसको कहा जाता है एपो एंजाइम, और अप्रोटीन भाग जो है इसको कहा जाता है सहकारक। तो यूं कह सकते हैं कि प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग यानी एपो एंजाइम और सहकारक मिलकर एक पूरा एंजाइम बनाते हैं जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो पूर्ण एंजाइम को होलो एंजाइम कहेंगे। इसमें जो प्रोटीन भाग है वो एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग है वो सहकारक कहलाता है। तो एंजाइम के दो भाग होते हैं एंजाइम अणु के, एक एपो एंजाइम, एक होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम। एपो एंजाइम और सहकारक से मिलकर बनता है, कोफैक्टर से मिलकर ये बना होता है। अब यहाँ पर इसमें जो सहकारक मिलते हैं, ये सहकारक जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये अप्रोटीन अणु कौन से हैं उसके आधार पर इसके ये तीन प्रकार मिलते हैं। तो तीन प्रकार इनके जो है वो मिलेंगे, जिनमें से एक होता है प्रोस्थेटिक समूह है। इसको इसी नाम से ध्यान में रख ले, प्रोस्थेटिक समूह है या प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा जो है वो होता है सह एंजाइम या को एंजाइम इसको कहते हैं, और तीसरा जो है वो है एंजाइम सक्रियक, सक्रियक आयन भी कह सकते हैं, जो धातु आयन होता है। अब यहाँ पर ये किस प्रकार से है वो, या ये तीन प्रकार जो हम कैसे हैं कि ये अप्रोटीन भाग कौन सी प्रकृति का है उसके आधार पर है। यदि प्रोस्थेटिक समूह है कार्बनिक यौगिक हो, ये सहकारक जो है
वो एक कार्बनिक अणु या कार्बनिक यौगिक हो और वो एपो एंजाइम से जुड़कर एक सक्रिय एंजाइम बनाए, तो कार्बनिक अणु होना, तो उसे हम प्रोस्थेटिक समूह कहेंगे। ये कार्बनिक अणु होता है और एंजाइम के साथ में दृढ़ता से संबंधित होता है या दृढ़ता से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब एपो एंजाइम के साथ में ये इस तरह से जुड़ा रहता है कि इसे अलग नहीं कर सकते हम। तो वह सहकारक अणु जो एपो एंजाइम यानी प्रोटीन भाग के साथ जुड़ा रहता है, दृढ़ता से जुड़ा रहता है और कार्बनिक प्रकृति का होता है, उसे हम प्रोस्थेटिक समूह है या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। जैसे साइटोक्रोम, इसका एग्जाम्पल जो है वो साइटोक्रोम में होता है। सहकारक की बात करें तो सहकारक अणु जो है वह भी कार्बनिक अणु होता है या कार्बनिक प्रकृति का पदार्थ है ये होता है, लेकिन यह दृढ़ता से नहीं जुड़ा रहता, ढीला संयोजन इसका होता है या ढीले रूप से ये संयोजित होता है। यानी जरूरत पड़ने पर ये एपो एंजाइम के साथ में जुड़ जाता है और जरूरत नहीं होने पर ये उससे वापस से अलग भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम को एंजाइम या सह एंजाइम कहेंगे। जैसे NAD निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या FAD, ये जो अणु हैं वो सह एंजाइम का काम करते हैं। और सक्रियक आयन जो तीसरे प्रकार का सहकारक है वह एक अकार्बनिक अणु होता है और इस अकार्बनिक अणु में मुख्यतः कोई ना कोई धातु आयन जो है वो पाया जाता है। जैसे मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, इस तरह के अणु जो हैं वो किसी प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ के साथ में जुड़कर एंजाइम को सक्रिय करें तो उन्हें हम सक्रियक आयन कहेंगे। तो एक एंजाइम की संरचना में मुख्य रूप से बस थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रखनी है, इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। एक सक्रिय एंजाइम को हम पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से मिलकर बनता है। प्रोटीन भाग के साथ साथ में उस एंजाइम को सक्रिय बनाने के लिए अप्रोटीन भाग का होना भी जरूरी है। होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग जो है वो कहलाता है एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग जो उससे जुड़ा रहता है वो कहलाता है सहकारक। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं। यदि सहकारक एक कार्बनिक अणु हो और एंजाइम के साथ में दृढ़ता से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। यदि सहकारक कार्बनिक अणु हो लेकिन वो ढीले रूप से संयोजित होता है और जरूरत पड़ने पर उसके साथ में जुड़ जाता है और फिर वापस भी हट जाता है या एंजाइम से अलग हो जाता है, जरूरत पड़ने पर वापस जुड़ जाता है, वो कहलाता है सह एंजाइम। और तीसरा है सक्रियक आयन या धातु आयन। ये अकार्बनिक अणु होता है जो धातु आयन के रूप में एंजाइम के साथ में यानी एपो एंजाइम के साथ में जुड़कर उसे सक्रिय बनाता है। तो ये हो गई एंजाइम की संरचना। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं एंजाइम अणु जो है उनकी विशेषताएं। क्या विशेषताएं एक एंजाइम अणु की होंगी ये देखते हैं अगले टॉपिक में। तो एंजाइम अणु की विशेषताएं जो हैं उनका अध्ययन यदि हम करें तो उनमें देखें, एंजाइम की पहली विशेषता जो है वो हम पहले भी अभी बार बार बता चुके हैं या परिभाषा में भी आया था। एंजाइम अणु जो है वो प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं और इनमें जो मुख्य इसका भाग होता है एपो एंजाइम वो पूरी तरह से प्रोटीन अणु ही होता है। हालांकि उसके साथ साथ में कुछ अप्रोटीन भाग यानी सहकारक जो है वो भी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एंजाइम अणु जो है वो प्रोटीन प्रकृति का होगा। तो एक तो ये इसकी विशेषता हुई, सामान्य सी बात है, ध्यान में आ गया हो। दूसरी इसकी जो प्रकृति होती है वो कोलाइडी प्रकृति होते हैं। कोलाइडी प्रकृति ये कोलाइडल अवस्था को दर्शाता है। अब कोलाइड अवस्था जो है वो कौन सी होगी, जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। एंजाइम अणु जो है वो ठोस नहीं होता है, उसमें साथ में कुछ लचीलापन पाया जाता है और ये लचीलापन होने के कारण से ये आवश्यकता के अनुसार फैल सकता है। यानी इसका साइज इस तरह का भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, अपनी साइज को ये चेंज कर सकता है। इसको हम कोलाइडी प्रकृति कहते हैं। तो एंजाइम अणु जो है वो कोलाइडी प्रकृति का होता है और कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण से इसकी जो सतह है वह सतह बढ़ जाती है या सतह का क्षेत्रफल जो है
वो अधिक हो जाता है और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण से ज़्यादा अणु, क्रिया कारक अणु इसके साथ में जुड़ सकते हैं, जिससे क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है या एंजाइम की सक्रियता जो है वो बढ़ती है। तो कोलाइडी प्रकृति का होता है और ये कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण से एंजाइम की सतह है, सक्रिय सतह जिसको हम कहते हैं, उस सक्रिय सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिसके कारण से इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में एक तीसरी गुण या तीसरी जो प्रकृति या विशेषता है उसकी बात करें तो वो है एंजाइम का वृहत आकार। एंजाइम अणु जो है वो बड़े आकार के होते हैं। एक एंजाइम अणु जिस पर ये क्रिया करता है उसकी तुलना में उसका आकार बहुत बड़ा होगा। इसकी तुलना में यदि हम देखें तो इसके साथ में क्रिया करने वाले अणु इतने ही साइज के होते हैं। ये एक क्रिया कारक है, दूसरा क्रिया कारक, तीसरा, इस तरह से ये जुड़ेंगे। अब एक चीज और ध्यान में रखें कि एंजाइम अणु का आकार जो है वो वृहत होता है और एंजाइम के अणु के ऊपर या एंजाइम की सतह पर कुछ सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। सक्रिय स्थल किन्हें कहते हैं? वे स्थल जहां पर क्रियाकारक अणु एंजाइम के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम सक्रिय स्थल कहते हैं। अब एंजाइम अणु का आकार बड़ा होने के कारण से इसकी सतह पर कई सारे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। जैसे ये सक्रिय स्थल है तो इसके ऊपर एक क्रियाकारक जो है वो इस प्रकार से आकर जुड़ जाएगा। इसके आकार में वृद्धि होने के कारण से या आकार बड़ा होने के कारण से एक दूसरा सक्रिय स्थल भी मिलता है, वहां पर दूसरा क्रियाकारक अणु जो है वो इससे जुड़ जाएगा। एक और सक्रिय स्थल मिलता है तो उसके कारण से एक अन्य क्रियाकारक अणु जो है वो भी इसके साथ में जुड़ जाता है। इस तरह से एंजाइम का आकार वृत्त होता है और वृत्त आकार होने के कारण से एक ही एंजाइम पर कई सारे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, अनेकों सक्रिय स्थल पाए जाते हैं और उसके कारण से ये अनेकों अभिकारकों के साथ में या क्रियाकारकों के साथ में जुड़कर उस क्रिया को प्रेरित करता है। तो तीसरी विशेषता एंजाइम अणु का वृहत आकार, एक तो परिवर्तनशील आकार कोलाइडी प्रकृति के कारण से और दूसरा आकार बड़ा भी होता है। इन दोनों ही गुणों के कारण से ये ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारकों को अपने साथ में जोड़ करे उस क्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इसके बाद में एक और गुण जो है वो देखें, एंजाइम अणु जो है उसकी प्रकृति उभय धर्मी प्रकृति होती है। उभय धर्मी प्रकृति, ये भी इसका एक गुण होता है। उभय धर्मी प्रकृति का मतलब क्या हुआ? एंजाइम अणु किसका बना होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन जो है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के पदार्थों के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, क्योंकि ये कैसा होते हैं? उदासीन। ये प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन प्रकृति का होने के कारण से उदासीन होता है और उदासीन होने के कारण से एंजाइम अणु जो है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के पदार्थों के साथ में जुड़ने की क्षमता रखता है। इस प्रकृति को हम उभय धर्मी प्रकृति कहते हैं। तो एंजाइम अणु प्रोटीन प्रकृति का होता है, कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण से इसकी सतह परिवर्तनशील होती है और इससे सक्रिय सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आकार वृद्ध होता है, इसके कारण से इसका सक्रिय सतह का क्षेत्रफल होता भी ज्यादा है, जिसके कारण से इस पर अनेकों सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। और ये उभय धर्मी प्रकृति का है, इसलिए अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो क्रियाकारक हैं उनके साथ में ये जुड़ने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एंजाइम ऑप्टिमा, एंजाइम जो है वह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कार्य करता है, इसे एंजाइम ऑप्टिमा कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या होगा उस चीज को देखें। एंजाइम वातावरण की कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कार्यशील होता है या कोशिकाओं में विशेष परिस्थितियों में ही क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। यह तापमान से प्रभावित होता है, पीएच से प्रभावित होता है, क्रियाकारकों की सांद्रता से, क्रिया में बनने वाले उत्पादों की सांद्रता से भी प्रभावित होता है। तो कई सारी चीजों से ये प्रभावित करता है और उसके कारण से ये कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही, विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। तो विशिष्ट परिस्थितियों में ही क्रियाशीलता प्रदर्शित करना, यही जो गुण है ये क्या कहलाता है?
एंजाइम ऑप्टिमा कहलाता है। जैसे एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों में हम पढ़ेंगे, तापमान से प्रभावित होता है। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही एंजाइम कार्यशील होते हैं। कम तापमान हो जाए तो भी उसकी क्रियाशीलता घट जाती है, ज़्यादा हो जाए तो भी घट जाती है। पीएच की भी एक निश्चित प्रास में काम करता है, 6 से 8 के बीच में काम करता है। ज़्यादा पीएच हो जाए तो भी काम सही तरीके से नहीं करता, पीएच यदि कम रहे तो भी सही प्रकार से ये कार्य नहीं कर पाता। तो ये एंजाइम ऑप्टिमा का गुण जो है वो कहलाता है। इसके अलावा एक और गुण जो है या एक और प्रकृति जो है उसकी हम बात करते हैं, वो है एंजाइम संदमन। एंजाइम संदमन का मतलब क्या होगा? कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ या रसायन भी पाए जाते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर सकते हैं। यानी एंजाइम कुछ अन्य पदार्थों से प्रभावित होता है और अन्य पदार्थों से प्रभावित होने के कारण से एंजाइम का गुण जो है या उसकी क्रियाशीलता जो है वो धीमी हो जाती है। इसको एंजाइम संदमन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को धीमा कर दें वो एंजाइम संदमक कहलाते हैं। इनके बारे में भी डिटेल से हम एंजाइम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। तो ये 6 गुण जो है वो एंजाइम के विशिष्ट रूप से रहे। प्रोटीन प्रकृति का होता है, हालांकि कुछ अप्रोटीन भाग जो है वो भी इसमें पाया जाता है, सहकारक के रूप में पढ़ लिया हमने। कोलाइडी प्रकृति का होता है, इससे इसकी सक्रिय सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आकार इसका बड़ा होता है जिसके कारण से अनेकों सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। प्रकृति इसकी उभयधर्मी होती है क्योंकि प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन उदासीन प्रकृति के होते हैं, इसलिए अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार से के अभिकारकों को प्रभावित कर सकता है या दोनों प्रकार के अभिकारकों या क्रियाकारकों पर अपना कार्य दर्शाता है। एंजाइम ऑप्टिमा एंजाइम विशिष्ट परिस्थितियों में ही क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। यदि वो विशिष्ट परिस्थितियां नहीं मिलती तो एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। और एंजाइम संदमन एंजाइम कुछ रसायनों से प्रभावित होता है और उसके कारण से उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। इसके बाद में एक और विशेषता जो है इसकी हम पढ़ेंगे, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी उसकी हम बात करते हैं, वो है एंजाइम विशिष्टता। एंजाइम जो है वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं या वो विशिष्ट प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को प्रभावित करते हैं। ये गुण कहलाता है एंजाइम विशिष्टता। अब इसको हम एग्जाम्पल या उदाहरण देखेंगे या इनके प्रकार हम पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो एंजाइम विशिष्टता का मतलब क्या है? एंजाइम कुछ विशिष्ट क्रियाकारकों और क्रियाओं को ही प्रभावित करता है या उन्हें उत्प्रेरित करता है, उसका यह गुण एंजाइम विशिष्टता कहलाता है। तो विशिष्ट क्रियाओं को या विशिष्ट क्रिया कारकों को ये उत्प्रेरित करता है या उनसे संबंधित क्रियाओं में ये भाग लेता है, ये गुण एंजाइम विशिष्टता है। अब एंजाइम विशिष्टता जो है वो कुल मिलाकर 4 प्रकार की हो सकती है। 4 प्रकार इसके मिलेंगे। एक पहले प्रकार की जो एंजाइम विशिष्टता है वो है एब्सोल्यूट विशिष्टता या वास्तविक विशिष्टता, अणु विशिष्टता इसको हमें कहेंगे। सही रूप में देखा जाए तो वास्तविक विशिष्टता यही है। वास्तविक विशिष्टता का मतलब है एक विशेष अणु या एक विशेष क्रिया कारक जो होता है उसी से संबंधित क्रियाओं को ये क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। अन्य प्रकार के जो क्रिया कारक हैं उनके अंदर ये भाग ही नहीं लेता। इसके कई सारे उदाहरण जो हैं वो मिल सकते हैं। एक जैसे उदाहरण दिया है यूरिएज का, जिसका सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था। यूरिएज एंजाइम की यदि हम बात करें तो यूरिएज एंजाइम जो है वो यूरिया का अपघटन करता है, ये इसका उदाहरण है। यूरिएज एंजाइम भाग लेता है यूरिया से संबंधित क्रियाओं में। तो यूरिया का अपघटन करने वाला एंजाइम केवल यूरिया का ही अपघटन कर सकता है, अन्य किसी भी अणु का अपघटन ये नहीं करता या अन्य किसी भी अणु से संबंधित क्रिया को ये प्रभावित ही नहीं करता। ये वास्तविक विशिष्टता कहलाती है या इसको हम अणु विशिष्टता भी कहते हैं या क्रियाकारक विशिष्टता भी कहते हैं, एक ही बात है। तो एक विशिष्ट अणु पर ही कार्य करता है, अन्य अणुओं पर अपना कार्य नहीं दर्शाता, तो वो विशिष्ट या फिर वो अणु विशिष्टता कहलाती है। दूसरी जो विशिष्टता है वो है समूह है
विशिष्टता। समूह विशिष्टता का मतलब क्या होगा? एंजाइम एक विशेष समूह के अणुओं पर कार्य करता है, विशेष समूह के अणुओं पर, यानी एक ऐसे अणु, ऐसे अलग अलग अणु जो एक समान होते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, एक समूह में आते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव दर्शाता है। तो विशेष समूह के अणुओं को उत्प्रेरित करे तो उसे हम समूह विशिष्टता कहेंगे। उदाहरण से देखें तो उससे ये क्लियर होगा। जैसे एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो हेक्सोज शर्करा पर अपना प्रभाव दर्शाता है, या हेक्सोज शर्करा 6 कार्बन वाली जो शर्करा है उनका ये अपघटन करता है। अब ये कई सारे हेक्सोकाइनेज हो सकते हैं। रसायन विज्ञान में आप पढ़ते हैं, जैव रसायन में ये पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो हेक्सोज शर्करा है, या इन तीनों में ही 6 कार्बन पाए जाते हैं। हालांकि तीनों हैं अलग, उनमें क्रिया कारक अलग अलग मिलते हैं, या प्रतिस्थापी समूह जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सारे एक ही समूह में आते हैं जिनको हेक्सोज शर्करा कहते हैं। तो हेक्सोकाइनेज इन सभी का अपघटन करता है। ग्लूकोज पर भी प्रभाव दर्शाता है, फ्रक्टोज पर भी प्रभाव दर्शाता है। तो ये हेक्सोज शर्करा अणुओं से संबंधित क्रियाओं को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। वो एंजाइम हो गया हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम समूह विशिष्टता प्रदर्शित करता है, केवल अणु विशिष्टता नहीं, समूह विशिष्टता दर्शाता है। एक और गुण जो है या विशिष्टता है, तीसरा प्रकार को देखते हैं, वो है बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता का मतलब यहाँ पर क्या होगा? एंजाइम एक विशेष बंध पर अपना प्रभाव दर्शाता है, या विशेष बंध की पहचान करके फिर उस क्रिया को उत्प्रेरित करता है। उसे हम क्या कहेंगे? उस एंजाइम की बंध विशिष्टता कहेंगे। जैसे एक एंजाइम की हम बात करें, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम जो है, या राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है, इस पर एक एंजाइम काम करता है राइबोन्यूक्लियेज। अब राइबोन्यूक्लिक अम्ल की, यानी आरएनए या डीएनए वगैरह की हम बात करें तो उनमें 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो आपस में जुड़कर लंबी चेन बनाते हैं। अब उन चारों में से कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो फॉस्फोडाइएस्टर से बंध से जुड़ते हैं। अब चाहे वो एडिनिन और गुआनिन हो तो भी राइबोन्यूक्लियेज उसको तोड़ देगा, क्योंकि उनके बीच में तो बंध तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध ही है। या फिर एडिनिन और थाइमिन हो तो भी ये तोड़ देगा, एडिनिन और यूरेसिल हो तो भी ये तोड़ देगा। यानी ये बंध की पहचान करता है, क्रिया कारक अणु कौन सा है उसकी पहचान नहीं करता। इसे हम कहेंगे इसकी बंध विशिष्टता। या फिर यदि हम प्रोटीन का अपघटन करने वाला जो एंजाइम है, जिसे हम पेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं। अब पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो 2 अमीनो अम्लों के बीच में पाया जाने वाला जो बंध होता है, CONH बंध, ये इसको तोड़ने का काम करता है, या COO ये बंध जो है इसे तोड़ता है। इसे हमें एस्टर पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब पेप्टाइड बंध जो है वो कौन से अमीनो अम्लों 20 तरह के हो सकते हैं, उनके बीच में तो पेप्टाइड बंध ही है, तो उसकी पहचान करेगा बंध की। अमीनो अम्ल कौन सा है ये नहीं, बंध की पहचान करता है। तो बंध विशिष्टता केवल विशेष प्रकार के बंधों की पहचान करके उन्हीं से संबंधित क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, वो कहलाता है बंध विशेष, वो विशेषता उसकी बंध विशिष्टता है। और चौथा गुण जो है, या चौथी जो इसकी विशिष्टता है, वो है त्रिविमीय विशिष्टता। ये विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनके त्रिविमीय समावयवी होते हैं, या त्रिविमीय प्रकाशीय समावयवी होते हैं। अब प्रकाशीय समावयवी ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे अमीनो अम्ल हैं, उनकी 2 संरचनाएं होती हैं, L अमीनो एसिड
लेवोरोटेटरी और एल अमीनो अम्ल और डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो अम्ल। या इसी तरह से ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज भी दो तरह का आता है, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल, दो प्रकार के आते हैं। अब इनमें ग्लूकोज वो तो एक अणु ही हुआ, ये तो अणु विशिष्टता हो गई, लेकिन उस ग्लूकोज अणु में भी देखेगा कि कौन सा प्रकाशिक समावयवी है और उसकी पहचान करेगा। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रकाशिक समावयवी जो होता है उसी पर अपना प्रभाव दर्शाता है, तो उसे हम उसकी त्रिविम विशिष्टता कहेंगे। जैसे एक एंजाइम की हम बात करें, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज, अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम जो है यह केवल एक विशेष अम्ल एल अमीनो अम्ल जो है केवल उन्हीं को ये प्रभावित करता है जो अमीनो अम्ल डी प्रकार के होते हैं, उनको ये प्रभावित नहीं करता। तो डी अमीनो अम्लों को ये प्रभावित नहीं करता, एल अमीनो अम्लों से संबंधित क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। ये त्रिविम विशिष्टता कहलाती है उस एंजाइम की। तो अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम त्रिविम विशिष्टता प्रदर्शित करता है। पेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लिएज ये जो है वो बंध विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। हेक्सोकाइनेज समूह विशिष्टता दर्शाता है। यूरिएज अणु विशिष्टता दर्शाता है। क्यों? यूरिएज केवल एक विशेष अणु पर कार्य करता है, हेक्सोकाइनेज विशेष समूह के सभी अणुओं को पर कार्य करता है। राइबोन्यूक्लिएज या पेप्टाइडेज एक विशेष बंध की पहचान करके फिर उनकी क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। और अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एक अणु के विशिष्ट प्रकाशिक समावयवी पर ही अपना प्रभाव दर्शाता है। ये इसकी त्रिविम विशिष्टता कहलाई। तो इस तरह से हमने एंजाइम की ये 7 विशिष्टताएं जो हैं वो पढ़े। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइमों का नामकरण, एंजाइमों का वर्गीकरण और एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, लेकिन वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।